हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ईओआरओ का टेस्ट। और जो हमने ईओआरओ की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें से आज का हमारा है ये दूसरा टेस्ट है। और इस टेस्ट में कल की तरह ही इसमें भी आपका पूरा सिलेबस है कवर होगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं वो इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपके है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, कल से थोड़े ज़्यादा हैं। और मैं आपको हर क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन है वो कवर करवाऊंगी। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन मैं आपको इनके क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। क्योंकि मुझे कम टाइम मिलता है तो मैं 25 से 30 क्वेश्चन नहीं बना पाती हूँ। जिस दिन भी हॉलीडे होगा उस दिन मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन है वो बना दूंगी। लेकिन ये 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने खुद ने क्लास ली होगी, आपने देखा होगा कि हमारे क्वेश्चन हैं वो फॉर्मेट किस लेवल का होता है और किस लेवल के हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट बी का है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भ्रष्ट आचरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए व सत्य की पहचान कीजिए। आपको याद होगा मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था जिसमें धाराओं का मिलान करवाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो भ्रष्ट आचरण से संबंधित धाराएं हैं वो कौन सी है। वो धारा है 29, धारा 29 है जिसमें भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया गया है। तो मैंने कल भी ये आपको बताया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस धारा में जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं होती हैं उनमें याद रखना है कि वो धाराओं में क्या चीज़ है। तो आपसे पूछ ले कि भ्रष्ट आचरण किस धारा में है, तो 29 में है। अभी इसमें ये बताना है कि इस भ्रष्ट आचरण से संबंधित कौन से कथन है वो सत्य है। इसमें फर्स्ट है, लोक नीति की घोषणा हस्तक्षेप समझा जाएगा, यानी भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा। लोक नीति की घोषणा नहीं, ये आपका असत्य होगा क्योंकि लोक नीति की घोषणा है वो हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा? लोक नीति क्या है? मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार है वो जीतता है तो वो अपना एक घोषणा पत्र देगा कि हाँ मैं ये आपके लिए लोक नीति बना पाऊंगा, तो वो एक हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा, वो भ्रष्ट आचरण के बारे में नहीं आएगा। तो इसमें बोला गया समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है, वोटर्स को मतदान केंद्र पर किसी वाहन द्वारा लाना ले जाना भ्रष्ट आचरण से संबंधित नहीं है। ये भी आपका असत्य होगा क्योंकि ये वोटर को मतदान केंद्र पर किसी वाहन द्वारा लाना ले जाना है वो भ्रष्ट आचरण में आता है। वोटर है वो अपनी सहमति से वोट देगा तो उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो किस वाहन से जाए, अपने वाहन से जाए या और जाए। तो ये जो वाहन से लाना ले जाना है ये भ्रष्ट आचरण में आता है, तो ये भी आपका असत्य हो गया। अगला है, सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार भ्रष्ट आचरण से संबंधित नहीं है। नहीं, ये भी गलत होगा क्योंकि जो सती प्रथा तथा उसके कर्म का प्रचार प्रसार है वो भ्रष्ट आचरण में आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप देखिए कि कोई भी उम्मीदवार है वो वोट मांगता है, सती प्रथा को गौरवान्वित करता है, तो ये भ्रष्ट आचरण में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि राजस्थान में सती प्रथा है पर बैन है, इसलिए ये भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। तो आपका ए, बी और सी ये तीनों असत्य हो गए, तो आपका ऑटोमेटिक है डी है वो सत्य हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं कि डी में दिया क्या हुआ है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का प्रयत्न करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे सामाजिक बहिष्कार करना, देवी विपदा का डर आदि। देवी विपदा का डर आदि कैसे? जैसे किसी कोई उम्मीदवार है वो वोट मांग रहा है तो ये बोलेगा कि हाँ अपने जो प्रतिद्वंदी होगा उसके बारे में बोलेगा कि ये जीत गया तो हमारे ऊपर ये देवी प्रकोप हो सकता है, ईश्वर ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो ये है आपके हस्तक्षेप में आता है, यानी भ्रष्ट आचरण में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जीके का, भीम के डूंगरी एवं बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेराट सभ्यता। भीम के डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी है ये बेराट सभ्यता से संबंधित है जो कि जयपुर में है। आर्ट सभ्यता की बात करें तो ये आपकी उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये आपके सीकर में है। और कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये आपके हनुमानगढ़ में है। तो ये जो सभ्यताएं हैं, पुरातात्विक सभ्यताएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, तो आपको इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यही क्या होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। कल्याणकारी राज्य किसमें दिया हुआ है, हमारी प्रस्तावना यानी हमारे संविधान में दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण है वो सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, कामड़िया पंथ की स्थापना है वो किसने की थी। कामड़िया पंथ है वो किस लोक देवता से संबंधित है, गोगा जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी और पाबू जी। तो कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना की थी रामदेव जी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामड़िया पंथ के संस्थापक हो जाएंगे रामदेव जी, जिनका मेला है वो कहाँ बढ़ता है, जैसलमेर में, रुणेचा जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निर्वाचक याचिका कितने समय में दायर की जा सकती है। यानी निर्वाचन याचिका कैसे होगी, जैसे मान लीजिए दो उम्मीदवार है, ठीक है, दो उम्मीदवार है जिसमें से एक उम्मीदवार है इसको जीत हासिल हो गई है, ये उम्मीदवार है जो फर्स्ट उम्मीदवार है ये जीत गया है, तो सेकंड उम्मीदवार है ये याचिका दायर कर सकता है इसके खिलाफ किस हिसाब से, यानी इसके क्या आधार हो सकते हैं। इसके आधार हो सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार करके ये चुनाव जीता है, या फिर इसने जब ये उसने अपना नामांकन किया था तब ये एलिजिबल नहीं था, इस हिसाब से। और याचिका, अगर निर्वाचक याचिका की बात करें तो इसमें धारा पूछ सकते हैं कि निर्वाचन याचिका किस धारा में है, तो ये आपकी धारा 31 में है, धारा 31 में है। तो आपको ये याद रखना है कि निर्वाचक याचिका है कौन दायर करेगा, उम्मीदवार दायर करेगा दूसरे उम्मीदवार के खिलाफ, ठीक है, और ये धारा 31 में आता है। अब इसने पूछे है कि कितने समय में दायर की जा सकती है, निर्वाचन के 1 वर्ष के भीतर, निर्वाचन के 1 माह के भीतर, निर्वाचन के 6 माह के भीतर और निर्वाचन के 3 माह के भीतर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाचन के 1 माह के भीतर है वो निर्वाचक याचिका है वो दायर करनी होगी। अब आपको ये भी होगा कि जो मतलब निर्वाचन याचिका कौन कौन, एक तो उम्मीदवार दायर कर ही सकता है, दूसरा जो निर्वाचक होगा, निर्वाचक यानी जो वोट देता है, यानी जिस वार्ड का जो निर्वाचक होगा वो भी ये निर्वाचक याचिका है वो दायर कर सकता है। तो आपको याद रखना है निर्वाचक याचिका धारा 31 में आएगी। कौन दायर कर सकता है, एक तो उम्मीदवार कर सकता है, दूसरा निर्वाचक जो वार्ड का निर्वाचक हो वो भी कर सकता है। कितने, निर्वाचन के 1 माह के भीतर है वो दायर कर सकता है, ठीक है, यानी 30 दिन के भीतर ही करेगा। इसके कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं, यानी जो उसमें मेंशन करना होगा कि इस विशेष कारण के कारण है वो इतने मतलब 30 दिन के बाद भी ये याचिका दायर की गई है। तो ये जो आपके पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं, ये जो जितने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। साथ में आपको पूरे के पूरे मैं आपको उससे क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनने लायक होते हैं वो भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझाती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्योहार एवं मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, पुष्कर, बारां, बांसवाड़ा और बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंदी। कजली तीज का त्योहार और मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आपने देखा होगा कि आरपीएससी है, आरपीएससी आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हो चाहे कौन से भी क्वेश्चन हो, लेकिन पॉलिटी के विशेष करके देखें तो काफ़ी जो फॉर्मेट होता है उनका इस प्रकार से होता है, यानी ऊपर आपको 3 से 4 जो कारण होंगे, तथ्य होंगे वो बताएंगे, फिर आपसे कूट है वो नीचे भरवाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके पीछे आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है, तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा ये क्वेश्चन। इसमें पहला दिया हुआ है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना, यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है वही आगे जाके उद्देशिका बना, और जो इसकी प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। यानी जो आपके संविधान की उद्देश्य का है यानी प्रस्ताव है, तो इसके बारे में चारों कथन है, तो इसमें से कौन कौन सा सही है।
तो इसमें पहला है बिल्कुल सही है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव वो ही आगे जाके अपनी प्रस्तावना बना, तो एक सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं ये बात गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी 1, 2 और आपका 4 सही होगा। तो 1, 2, 4 आपके ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काला हिरण अभ्यारण्य है यानी कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर, सुजानगढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़। ये तो सभी को आपको याद होगा, तो ये हमारा होगा ताल छापर, जो कि आपके चूरू में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, सत्य की हमें पहचान करनी है, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि कोई सदस्य प्रथम बैठक की तारीख से 2 माह के भीतर शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसका स्थान है वो रिक्त समझा जाएगा। तो इसके बात करें तो ये आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका ऑप्शन है ये असत्य है। असत्य क्यों हो गया कि इसमें बोला है कि यदि कोई सदस्य प्रथम बैठक की तारीख से 2 माह के भीतर शपथ ग्रहण नहीं करता तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। 2 माह नहीं, इसमें आएगा 1 माह। 1 माह के भीतर अगर वह शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसका ये जो स्थान है वो रिक्त समझा जाएगा। और ये बात किस में है? धारा 37 में। धारा 37 में यानी पद की शपथ है वो धारा 37 में, तो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि धारा 37 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पद की शपथ धारा 37 में। अगला, कोई सदस्य अपना त्याग पत्र लिखित नोटिस में अध्यक्ष को दे सकता है, ये बिल्कुल आपका सही है। कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र है वो लिखित नोटिस में अध्यक्ष को देगा, तो आपका ये हो गया बिल्कुल सही। अगले की बात करें तो निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, नहीं ये आपका गलत होगा। जो जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं कर सकता, ये करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निर्हरता का हटाया जाना है, उसकी कालावधि में कमी है वो करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन के भीतर कर सकते हैं, नहीं ये आपका गलत होगा, ये 30 दिन के भीतर है वो कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष कारण हो तो विशेष कारण मेंशन करना होगा, उसके बाद ही आप 30 दिन के बाद है वो न्यायालय में अपीलें कर सकते हैं। तो आपके ये असत्य हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं होएगा। यहाँ भी असत्य हो गया क्योंकि 60 दिन नहीं 30 दिन होएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हम पूरे के पूरे ऑप्शन है वो पूरे सोल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है क्यों सत्य हो रहा है, क्यों असत्य हो रहा है, यानी हमें चारों ऑप्शन है वो अच्छे से क्लियर करनी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? राजस्थान संघ, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलाल असावा और भोगीलाल पांड्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोकुललाल असावा है वो राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ? हमें ये बताना है कि इस समय है वो हमारे यानी संविधान लागू हुआ था उस समय हमारी क्या स्थिति थी भारतीय गणतंत्र की। लोकतांत्रिक और गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। इसमें से कौन सी स्थिति उस समय थी? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अब देखिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए थे, तो ये हमारा नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि उस समय हमें जैसे भी तिथि या तारीख दे देंगे या फिर ये पूछ लेंगे कि उस संविधान संशोधन से पहले हमारी क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति थी। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और सारे के सारे ऑप्शन 2 बार आपको पढ़ने हैं, फिर आप अच्छे से राइट है वो क्लिक है वो कर पाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? बीकानेर का स्थापना दिवस कृष्ण जन्माष्टमी, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया और रामनवमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय तृतीया के दिन है वो बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा है वो सही सुमेलित है? मैंने कल अपना जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें भी आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया था, धारा
का मिलान करना कि कौन सा सुमेलित है, क्योंकि ये आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा जिसमें आपको धाराओं का मिलान कर लिया जाएगा या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सुमेलित है या असुमेलित है। अब बात करें धारा 39 में सदस्य को हटाया जाना, धारा 37 समितियां, धारा 42 अन्य नगरपालिका कृत्य और धारा 31 निर्हरताएं। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, धारा 39 में सदस्य को हटाया जाना, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। धारा 37 की अभी हमने बात की थी जिसमें हमने बताया था कि पद की शपथ है वो किस में आएगा, धारा 37 में आएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति है वो 30 दिन के भीतर है वो अपने पद की शपथ है वो लेनी होगी, तो यानी 30 दिन यानी 1 महीना, तो धारा 37 में है वो पद की शपथ दी गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। धारा 42 में अन्य नगरपालिका कृत्य नहीं, ये आपका गलत होगा, धारा 42 में नहीं है ये आपके। धारा 31 निर्हरताएं नहीं, निर्हरताएं आपके किस में है, धारा 35 में है। धारा 35 में क्या है, आपकी निर्हरताएं हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, धारा 39 में सदस्य को हटाया जाना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है, राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़ और टोंक। तो आपका राइट आंसर कौन सा होएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैं आपको सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर कर रही हूँ ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा लग रहा है, आपको क्लास कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अब ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितने अनुच्छेद थे, कौन सा शब्द है वो हमारे संविधान में था, हमारे संविधान की क्या स्थिति थी, प्रस्तावना की क्या स्थिति थी, इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। अब इसने ये पूछ लिया कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इनमें से कौन सा शब्द है वो सम्मिलित नहीं था, बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता है वो हमारे 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो ये आप सभी को अच्छे से याद है कि ऊंटों का देवता है वो पाबू जी को माना जाता है, तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति है 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2003 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति है वो घोषित की गई थी। मैंने आपको आप पीछे जाके देखना कि मैंने आपको पर्यटन क्षेत्र पे, हमारे पर्यटन क्षेत्र पे है, मैंने आपको पूरा का पूरा ये समझाया होगा। इसकी शायद 4 से 5 क्लास होगी। इस पे मैंने पूरे के पूरे प्रीवियस क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट बनने लायक क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए थे, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी, राजस्थान में अब तक कितनी आ चुकी है, कौन कौन सी किस समय में आई थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर सदस्य को हटाया जा सकता है, के संबंध में सत्य कथन में बताना है कि जो सदस्य को हटाया जाता है वो किस आधार पे हटाया जा सकता है। नगरपालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा, ये आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है वो नगर पालिका के बिना अनुमति के 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको वो है पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें दिया है कि विचाराधीन कैदी या निरुद्ध कैदी शामिल नहीं होंगे, यानी इस विशेष स्थिति में, यानी कोई किसी पे केस चल रहा है या भी कोई अभी जेल में है तो उस पे ये जो है ये लागू नहीं होगी, यानी उसको है अगर बैठकों में शामिल नहीं हो पाता है तो उसको सदस्य से नहीं हटाया जाता है। ओनली इस स्थिति में अगर साधारण व्यक्ति है वो अनुपस्थित रहता है 3 बैठकों में तो उसको हटा दिया जाएगा। आगे बात करें, धारा 38 शपथ के उपबंधों का पालन करने में असफल, ये भी बिल्कुल सही है। अगर वो शपथ के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है तो भी उसको हटाया जा सकता है, लेकिन क्यों ये बात है वो 38 में नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। तो धारा 38 में ये
बात है वो नहीं है। आगे बात करें कि धारा ये किस में, ये धारा 37 में है। मैंने आपको पीछे से बताया था कि जो पद की शपथ और पद से उपबंध है कि किस प्रकार से हटाया जा सकता है, किस प्रकार नहीं, ये किस में है, धारा 37 में है। तो उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा, ये किस में, 37 में, 38 में नहीं है, इसलिए आपका ये असत्य हो गया। धारा 20 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये धारा 20 में नहीं 21 में है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, आमागढ़ रिजर्व है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? टाइगर सफारी के लिए, पक्षियों के लिए, हाथी सफारी के लिए और लेपर्ड सफारी के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेपर्ड सफारी के लिए। तो आप अच्छे से याद रखना कि आमागढ़ रिजर्व है, ये लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टावर और सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे स्थान पर। राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में दूसरे स्थान पर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण। इसमें यह बताने की उद्देशिका में कौन सा शब्द है वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, वो आपके उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ये तीनों की तीनों भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, खेल पुरस्कारों गुरु विशिष्ट एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार दोनों के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये अगर आप करंट के हिसाब से देखें तो, या फिर आपके खेल के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ये आपके एग्जाम में पीछे आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है। तो इसमें पूछा है कि राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर है वो कितनी कर दी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए है वो कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जांच के आधार पर किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव जारी हो जाता है तो राज्य सरकार किस रैंक के अधिकारी को सुस्पष्ट विवरण तैयार करने के लिए गठित करेगा? हमें ये बताना है कि जब सदस्य को हटाने का प्रस्ताव जारी हो जाता है तो कौन सा अधिकारी यानी किस रैंक का अधिकारी है वो विवरण तैयार करेगा? जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी को, उस क्षेत्र के विधायक को, सांसद को और विकास अधिकारी को। तो ये तो तीनों हमको देखते ही पता चल गया कि ये तीनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि विधायक, सांसद और विकास अधिकारी को ये अधिकार नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी को ये अधिकार होगा, यानी वो सुस्पष्ट विवरण तैयार करेगा। तो आप देखिए कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो में उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है ये सभी को पता है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, भूमध्य सागर में। आपने देखा होगा कि शीतकालीन वर्षा है, आप देखिएगा हर एग्जाम में इसमें माउट से, यानी माउट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है, कौन से सागर से इसका निर्माण होता है, कौन से चक्रवातों से इसका निर्माण होता है और किस समय यानी शीतकाल में इसकी ये बारिश होती है। तो इससे एक माउट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग फॉर्मेशन से। तो आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है और उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नौनेरा यानी नवनेरा बांध का निर्माण है वो कार्य चल रहा है, यानी कहाँ है वो नवनेरा बांध है वो बन रहा है, किस जिले में बन रहा है और कौन सी नदी पर? चंबल पर, माही पर, काली सिंध पर और बनास पर। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली सिंध पर। अब आपको ये बताना है कि जो आपका नवनेरा और नौनेरा बांध है वो किस जिले में बन रहा है। आप नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे कि कहाँ है इसका निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी भारत में जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारी प्रस्ताव ने जोड़ा गया है, ये भारत के लिए किस प्रकार से भाव है वो बताता है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इनमें से ये कौन सा जो भाव है वो धर्मनिरपेक्ष के लिए सही होगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, इसमें हमारे सभी धर्मों की पालना की जाती है। हमारा जो देश है भारत देश, वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पैरा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी, या कौन सी की जा चुकी है? जोधपुर व जयपुर, जयपुर व उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर और बीकानेर व उदयपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर व जयपुर में राजस्थान पैरा एथलेटिक्स अकादमियां खोली जाएंगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो आप ये देखिए कि आपके इंडिया पॉलिटी आप पढ़ें तो उसमें ये आप जरूर याद रखें कि जितने भी वाद हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा फैसला बदला गया है, कौन सा एज इट इज रहा है, ये आपको जरूर याद रखने चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, किस वाद के आने पर वो संविधान संशोधन हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का है संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है। इस वाद के अकॉर्डिंग ये प्रस्तुत किया गया कि उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भड़ला सोलर पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। तो ये क्वेश्चंस आपके आज के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में भड़ला सोलर पार्क है जो कि जोधपुर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। टाइम पे जो भी अपडेट नहीं आती है वो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।